नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लिखने वाला में। जैसा कि आपको पता ही होगा, हम इसमें एक सीरीज चलाते हैं जिसमें हम लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स और उसमें अपने एनालिसिस के थ्रू जोड़े गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ऐड करके उसको कराते हैं। आइए इसी सीरीज़ की एक सक्सेसर वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं, जिसमें हम आपको कराने वाले हैं कोड BPSC 131। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इस सीरीज़ में हम आपको कराने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो कि फोकस्ड होंगे 2024 के जून और दिसंबर सेशन पे। मेनली फोकस हमारा इस सीरीज़ में इस जून सेशन और दिसंबर सेशन में आने वाले क्वेश्चंस पर रहेगा, और इस सीरीज़ के थ्रू आप एग्ज़ाम में 90+ स्कोर भी कर सकते हैं। आइए अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लोकतंत्र और आर्थिक विकास संगत है या नहीं। लोकतंत्र और आर्थिक विकास संगत यानी कि कंपैटिबल है या नहीं, इस पर अपना दृष्टिकोण देना है हमें। लोकतंत्र और आर्थिक विकास पर देखते हैं आंसर अपना। लोकतंत्र और आर्थिक विकास के बीच एक गहरा संबंध होता है। क्या होता है? आपने देखा होगा दोस्तों, लोकतंत्र तब तक ही प्रभावी रहता है जब तक आर्थिक विकास चलता रहता है। जैसे ही किसी देश में आर्थिक विकास की गति रुकती है या धीमी हो जाती है, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर प्रभाव डालने लगती है। बेरोजगारी बढ़ने लगती है, लोगों के पास नौकरी नहीं होती, क्राइम की तरफ बढ़ते चले जाते हैं लोग, और फिर उसी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस बनती हैं, कंट्री में माहौल ख़राब होने लगता है। तो उस चीज़ को हमें बताया गया है। अब एक देखते हैं। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जो नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। लोकतंत्र से नागरिकों को क्या क्या फायदे होते हैं? सामाजिक स्वतंत्रता मिलती है, उन्हें समाज में कहीं भी आने जाने का, रहने का हक मिलता है। राजनीतिक स्वतंत्रता मिलती है, जिसमें कि हम अपने पसंद के राजनेताओं को वोट कर सकते हैं, उन्हें चुन के सदन में भेज सकते हैं, जिससे वो बाकी जाके हमारे लिए, हमारे वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए नीतियाँ बनाए और हमारे लिए काम करें। और आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, इसमें हमें किसी भी व्यवसाय को करने का, किसी देश के अंदर कहीं भी जाकर नौकरी या कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार मिलता है, स्वतंत्रता मिलती है। इसके माध्यम से लोग नेताओं का चयन करने और नीतियों का निर्धारण करने का अधिकार मिलता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसके माध्यम से लोगों को क्या क्या अधिकार मिलते हैं? नेताओं का चयन करने का, अपनी पसंद के नेता चुनने का, जो कि नेता आगे जाके सदन में जाके क्या करते हैं? नीतियों का निर्धारण करते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, जिससे कि लोगों का कुछ भला हो सके। लोकतंत्र के द्वारा समाज में समानता। लोकतंत्र के द्वारा क्या क्या फायदे और मिलते हैं हमें? समाज में समानता आती है, न्याय मिलता है और विकास को प्रोत्साहित किया जाता है, जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र से समानता मिलती है, समाज में सब लोग बराबर हैं, किसी को कोई अधिकार तो छीना नहीं जा रहा है, ये सब देखा जाता है। उसमें न्याय की व्यवस्था होती है, विकास को भी प्रोत्साहित किया जाता है, जो कि आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। एक सकारात्मक लोकतंत्र, जो एक सकारात्मक लोकतंत्र होता है, किसी भी राष्ट्र को निर्धारित नीतियों और योजनाओं के माध्यम से आर्थिक प्रगति की दिशा में प्रेरित करता है। योजनाओं के माध्यम से आर्थिक प्रगति की दिशा में प्रेरित करता है। जो भी सकारात्मक लोकतंत्र में होता है, इसमें क्या कहना चाह रहा है? राष्ट्र उसमें कुछ नीतियां निर्धारित करता है और योजनाएं बनाता है, जो उन नीतियों और योजनाओं के माध्यम से अपनी आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाया जाता है। विपक्ष में परिसंवाद और समर्थन की मौजूदगी लोकतंत्र को आर्थिक नीतियों को समृद्धि और समानता की दिशा में समीक्षा करने में मदद करती है। इसमें हमें क्या कहा जा रहा है? विपक्ष में परिसंवाद। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर किसी सदन की कार्यवाही देखी हो आपने, राज्य विधानसभा या संसद में, लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही देखी हो, उसमें एक पक्ष होता है सरकार का, एक पक्ष होता है विपक्ष का। उसमें सरकार कुछ प्रस्ताव लाती है तो उनके बीच वाद विवाद होते हैं, संवाद होते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। कुछ चीज़ों में विपक्ष अपना समर्थन नहीं देता, विरोध करता है, कुछ में समर्थन देता है, समर्थन की मौजूदगी भी होती है। लोकतंत्र को आर्थिक नीतियों को समृद्धियों और समानता की दिशा में समीक्षा करने में मदद करता है। तो जो भी नीतियां सरकार लाती है, जो सदन के पटल पर नीतियों को सरकार रखती है वोटिंग के लिए, उसमें पहले उसकी समीक्षा की जाती है, उसके बाद वोटिंग करके वो
एक कानून बनता है, एक बिल बनता है, एक्ट बनता है। लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता, लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता, स्वतंत्र मीडिया की मौजूदगी जो आर्थिक नीतियों को परिकल्पित और संशोधित करने के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र में दो चीज़ें और आवश्यक होती हैं, एक तो लोगों की सहभागिता, लोगों का जागरूक होना। इसका मतलब होता है लोगों का जागरूक होना। कोई भी गलत चीज़ अगर हो रही है तो हम उसको सरकार पर ना छोड़कर अपने लेवल पे जो भी कर सकते हैं, कहीं पर किसी चीज़ की कंप्लेंट कर सकते हैं, किसी चीज़ को आवाज़ उठा सकते हैं, वो चीज़ पे इसको हमें सहभागिता में बताया जा रहा है। और स्वतंत्र मीडिया की मौजूदगी, स्वतंत्र मीडिया मतलब जैसा कि आजकल आपको देखने मिलता है वो बिल्कुल स्वतंत्र नहीं लगता। स्वतंत्र मीडिया की मौजूदगी मतलब जो भी गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत करें मीडिया कर्मी, और जो सही है उसको सही कहने की हिम्मत करें। ये चीज़ हमारी इसमें बताई गई है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, स्वतंत्रता और नियंत्रण के बीच संबंध की जांच कीजिए। इसका पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। स्वतंत्रता और नियंत्रण के बीच संबंध। स्वतंत्रता देखिए कई तरह की हो सकती है, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, स्वतंत्रता सामाजिक स्वतंत्रता होती है, आर्थिक स्वतंत्रता होती है, राजनीतिक स्वतंत्रता होती है। बट स्वतंत्रता और नियंत्रण के बीच को संबंध को अगर हम देखें, स्वतंत्रता हमें मिलती है बट किस लेवल पे मिलती है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारा संविधान भी आर्टिकल 19 में है, जैसे कि हमें आर्टिकल 19 के सेक्शन ए में हमें वाक की स्वतंत्रता देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, कुछ भी चीज़ हमें व्यक्त कर सकते हैं उसमें बोल के। बट उसमें एक लिमिटेशन होती है कि जब तक आपकी बात किसी और को नुकसान नहीं दे रही, किसी और की भावनाओं को आहत नहीं कर रही है, तब तक आप स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। पर जैसे ही आपकी बातें या आपका कोई भी कृत्य, आपका कोई भी किया गया काम किसी को नुकसान पहुंचाने लगे, उसकी भावनाओं को आहत करने लगे, तब आप उसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, उसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। तो वही चीज़ हमें बताया गया है, स्वतंत्रता और नियंत्रण के बीच का संबंध। आइए हम अपने आंसर को देखते हैं। स्वतंत्रता और नियंत्रण दो विपरीत लक्ष्यों को सूचित करते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया, स्वतंत्रता और नियंत्रण दो विपरीत बातों को सूचित करते हैं, लेकिन उनके बीच एक बहुत गहरा संबंध होता है। स्वतंत्रता से तात्पर्य व्यक्तियों या समूहों की स्वाधीनता मतलब फ्री है, वो उनके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, वो स्वाधीन है, अपनी मर्जी से कुछ भी काम करने के लिए वो स्वाधीन है, फ्री है। समूहों की स्वाधीनता और स्वतंत्रता होती है, जबकि नियंत्रण विशेष प्रकार की प्रतिबंधना या प्रबंधन का अर्थ है। जबकि नियंत्रण का मतलब होता है कुछ केसेस में हम, जैसे किसी व्यक्ति को कोई मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई बिजनेस करने का अधिकार देते हैं, हम किसी व्यवसाय का अधिकार देते हैं, वो फ्री है, कोई भी व्यवसाय कर सकता है देश में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ड्रग्स बेचने लगे, है ना। कुछ चीज़ों में यहाँ पर नियंत्रण कसा जाता है, जिस चीज़ से किसी दूसरे को नुकसान हो या समाज को कहीं पे भी कोई नेगेटिव वैल्यू ऐड हो, उस चीज़ में हम थोड़ा सा प्रबंधन करते हैं, उस पर थोड़े से बंधन लगा देते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। स्वतंत्रता और नियंत्रण का संबंध यहाँ है। देखिए अब स्वतंत्रता के अभाव में नियंत्रण से हम क्या कहना चाह रहे हैं। यदि हमारे पास सिर्फ हम किसी के ऊपर नियंत्रण लगा दें, उसको स्वतंत्रता ना हो, उसके बारे में इसमें बताया गया है। आइए देखते हैं। जब एक व्यक्ति या समूह को अपनी स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है, किसी की स्वतंत्रता छीन ली जाती है, तो नियंत्रण की प्रक्रिया कार्यान्वित होती है। मतलब किसी की स्वतंत्रता अगर हमने छीन ली तो हमने एक तरह से उस पर नियंत्रण कर लिया। नियंत्रण की प्रक्रिया हमने उस पर कार्यान्वित कर दी। यह सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक प्रतिबंधनों के रूप में हो सकता है। ये तीनों तरह से हो सकता है, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक। सामाजिक प्रबंधन मतलब किसी को समाज में हम पर्टिकुलरली किसी को बताएं कि तुम यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, यहाँ नहीं रह सकते हो, तो वो चीज़ होता है हमारा सामाजिक प्रबंधन, सामाजिक नियंत्रण। राजनीतिक नियंत्रण मतलब हम किसी को वोट ना डालने दें, इस चीज़ में आप इसको वोट नहीं डाल सकते, इसी कैंडिडेट को वोट डालोगे, या फिर अपने राजनीतिक विचार जो भी आपके मन में है ए या बी पार्टी के, वो आप किसी को बता नहीं सकते, वो चीज़ होती हैं। और तीसरा है आर्थिक प्रबंधन। आर्थिक प्रबंधन में आता है कि आप ये व्यवसाय नहीं कर सकते, आप ये नौकरी नहीं कर सकते,
अनलेस आप उसके लिए एलिजिबल हो फिर भी आप वो नहीं कर सकते। तो ये होता है हमारा राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण। स्वतंत्रता के अधिकार और नियंत्रण की सीमाएं। स्वतंत्रता के अधिकार और नियंत्रण की सीमाएं, इसमें हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है और नियंत्रण में कहाँ तक हम सीमाएं लगा सकते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के साथ साथ समाज में नियंत्रण की सीमाएं भी होती हैं। स्वतंत्रता के साथ साथ नियंत्रण की सीमाएं भी होती हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको वो ड्रग्स वाला एग्जांपल दिया था। स्वतंत्रता है लोगों को व्यवसाय करने की, बट आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप ड्रग्स बेचने लगे। उदाहरण के लिए किसी भी समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता धारण करने के लिए नियंत्रण के नियम और प्रतिबंध हो सकते हैं, जैसा कि कानून और सामाजिक नियम। इसमें यह बताया गया किसी भी समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता धारण करने के लिए नियंत्रण के नियम और प्रतिबंध हो सकते हैं, जैसा कि क्या हो सकते हैं, कानून और सामाजिक नियम। सामाजिक नियम भी हमारे ऊपर कुछ होते हैं, जैसे कि समाज और कानूनी नियम भी होते हैं। कानूनी नियम तो हम सबको पता है, उसका अगर हम उल्लंघन करते हैं तो हमें सजा मिलती है, पुलिस पकड़ती है, केस चलता है, जो भी कोर्ट से सजा होती है हमें भुगतनी पड़ती है, ठीक। पर सामाजिक नियम क्या होते हैं, ये समाज की तरफ से होते हैं, अलिखित नियम जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सामाजिक नियम। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है रक्षात्मक भेदभाव की अवधारणा की चर्चा कीजिए। इसमें हमें बताना है रक्षात्मक भेदभाव की अवधारणा की चर्चा करनी है। इसमें हमारा रक्षात्मक भेदभाव की चर्चा करनी है हमें। रक्षात्मक भेदभाव क्या होता है अब हमारा, हम देखते हैं इसमें आगे। रक्षात्मक भेदभाव एक सामाजिक या सामरिक समस्या का हिस्सा है जिसमें लोगों को उनकी रक्षात्मक भेदभाव सामाजिक या सामरिक समस्या का हिस्सा है जिसमें लोगों को उनकी जाति, धर्म, लिंग, रंग और अन्य समृद्धि के कारण अलग कर दिया जाता है, इसमें हम क्या करते हैं, रक्षात्मक भेदभाव में किसी की जात के आधार पर उसको अलग कर देते हैं, कुछ चीज़ों से प्रतिबंधित कर देते हैं, धर्म के आधार पर कर देते हैं, लिंग के आधार पर कर देते हैं। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा मेल और फीमेल के बीच होता है, आप ये काम कर सकते हैं, फीमेल ये काम नहीं कर सकती हैं, ऐसा सुना होगा आपने। रंग के आधार पर, ये तो हालांकि नहीं होता इंडिया में, अब पहले कभी हुआ होता होगा। अन्य समृद्धि के आधार पर उसको अलग कर दिया जाता है। यह भेदभाव सामाजिक न्याय और समानता की प्रेरणा के खिलाफ है। यह भेदभाव जब भी होता है वो क्या होता है, ये समानता और सामाजिक न्याय और समानता की प्रेरणा के खिलाफ काम करता है ये हमेशा, और समाज में असमानता बढ़ाता है। रक्षात्मक भेदभाव बहुसंख्यक समाजों में देखा जाता है, ये ज़्यादातर समाजों में देखा जाता है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाहर भी देखा जाता है। आपने सुना होगा बाहर जो ब्लैक वाइट का वो चलता रहता है इशू, वो इसी का ही एक उदाहरण है। तो बहुसंख्यक समाजों में देखा जाता है और इससे असमानता, अन्याय और सामाजिक विघ्न उत्पन्न होते हैं। इससे क्या होता है, जहाँ पर भी ये भेदभाव व्याप्त होता है वहाँ पर असमानता बढ़ती है, अन्याय बढ़ता है और सामाजिक विघ्न उत्पन्न होते हैं। सामाजिक विघ्न मतलब समाज में बहुत तरह के विघ्न आते हैं, इससे समाज को आगे बढ़ने में, आर्थिक प्रगति करने में बाधाएं आती हैं, उसको हम सामाजिक विघ्न कहते हैं। इसके कुछ मुख्य प्रकार हो सकते हैं। जिसमें कि एक हमारे देश में सबसे ज़्यादा देखा जाता है जातिवाद, ठीक है। इसमें किसी की जात के आधार पर हम उसको, उसके साथ कुछ, जैसे कुछ लोगों का देखा जाता होगा किसी की जात के आधार पर उसको कहीं पर नौकरी नहीं करने दी जाती, कहीं पर आने नहीं दिया जाता है, उसको पानी नहीं पीने दिया जाता है, हाँ, उसका छुआ नहीं, कुछ भी उसको छूते नहीं है, उसको अछूत माना जाता है। ये सब चीज़ें हमारी जातिगत भेदभाव में आती हैं। लिंग भेदभाव में आपने सुना ही होगा, जैसा कि मेल फीमेल का इशू चलता रहता है। 50% आबादी की हम बात करते हैं, 50% आबादी मतलब महिलाएं, 50 मतलब जेंट्स। तो हम बात करते हैं जैसे कि महिलाएं कुछ कामों में वो नहीं कर सकती हैं, पुरुषों के बराबर वो काम नहीं कर सकती हैं। कई बार नौकरियों में भी देखा जाता है कि महिलाओं को सेम प्रोफेशन में, सेम पोस्ट पर महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, पर पुरुषों की सैलरी ज़्यादा होती है, महिलाओं की कम होती है। तो ये एक लिंग भेदभाव का उदाहरण हो सकता है हमारा। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, राजनीतिक सिद्धांत में परिवार और राज्य के संबंधों की व्याख्या करनी है हमें। इसकी व्याख्या कीजिए, ये कह रहा है।
राजनीतिक सिद्धांत में परिवार और राज्य के संबंधों की व्याख्या करनी है। अब राजनीति में परिवार और राज्य के बीच संबंध विशेष रूप से भारतीय समाजों में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सॉरी गाइस, राजनीति में परिवार और राज्य के बीच संबंध विशेष रूप से भारतीय समाजों में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन यह एक व्यापक सामाजिक परियोजना है जो विभिन्न सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों में बदल सकती है। इसमें क्या कह रहा है हमारा, राजनीति में परिवारवाद की बात हो रही है बेसिकली हमारी, ठीक है, और राज्य के बीच संबंध विशेष रूप से भारतीय समाजों में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसमें हमें बताया गया ज़्यादातर भारतीय समाजों में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो कि हम देखा भी जाता है हमारे भारतीय समाज में। अक्सर आपने स्टेट्स में देखा होगा परिवारवाद चलता है, जैसे कि आपने सुना भी होगा, बीजेपी के लोग कांग्रेस को कहते रहते हैं, कांग्रेस के लोग बीजेपी को कहते रहते हैं, और भी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं। तो वो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे आगे। इसको कहते हैं हम गांव बाड़ी प्रणाली, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायनेस्टी पॉलिटिक्स। मतलब एक ही खानदान के लोग आगे पॉलिटिक्स को संभालते रहते हैं। पॉलिटिक्स में एक ही खानदान के लोग उत्तराधिकारी बनते रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक इंसान कोई कहीं का सीएम बन गया तो उसका बेटा सीएम बनेगा, फिर उसका बेटा सीएम बनेगा। इसको हम कहते हैं गांव बाड़ी प्रणाली, डायनेस्टी पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में कई बार परिवारों की एक विशेष परंपरा होती है जिसे गांव बाड़ी प्रणाली कहा जाता है। इसमें एक परिवार के सदस्यों को राजनीतिक पदों पर लागू किया जाता है और इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जारी रखा जाता है। इसमें देखिए वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई। एक परिवार का व्यक्ति अगर किसी राजनीतिक पद पर पहुंच गया तो वो अपने पद पर चाहेगा कि उसका ही बेटा उस पद पर आगे बैठे, और वो चाहेगा कि उसका बेटा आगे बैठे उसके पद पर। जैसा कि उदाहरण देखा जाता है भारतीय राजनीति में, नेहरू गांधी परिवार का हम नाम ले सकते हैं। जैसा कि देखा जाता है मुलायम सिंह परिवार का ले सकते हैं, ठीक है। यादव परिवार है, मुलायम सिंह यादव का परिवार है यूपी में। बिहार में भी यादव परिवार है एक, और जैसा कि राजस्थान में सिंधिया परिवार देखा जा सकता है। ऐसे और भी एक्सेट्रा कई उदाहरण हो सकते हैं, इसमें एक्सेट्रा लिख सकते हैं। सामाजिक परंपराएं और राजनीति। सामाजिक परंपराएं और राजनीति, कई बार ऐसा देखा जाता है, ऐसा होता है कि एक समाज में किसी परंपरागत परिवार को राजनीति में सक्रिय होने का अधिकार होता है। राजनीति में सक्रिय होने का अधिकार ही एक परिवार को होता है, और उस परिवार के सदस्यों को समाज में महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिलती हैं। उस परिवार के सदस्यों को समाज में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिलती हैं। यह सामाजिक वर्गवाद को बढ़ावा देता है। इससे क्या होता है, हमारे समाज में वर्गवाद बढ़ता है। जो व्यक्ति का परिवार हमेशा से राजनीति में कुछ ना कुछ पद लेकर बैठा हुआ है, उसका एक अलग वर्ग बन जाता है, वो राजनीतिक वर्ग में आ जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही सीक्वेंस वाइज बाकी लोगों के भी वर्ग बन जाते हैं। ये बढ़ावा देता है और राजनीतिक प्रक्रियाओं में न्याय और समानता की भावना को प्रोत्साहित कर सकता है। ये बेटा यहाँ पर अन्याय कर लेना और यहाँ पर असमानता कर लेना, ये हमारे टाइपर साहब से थोड़ा गलत टाइप हो गया है, इसको आप देख लेना। यहाँ पर अन्याय और असमानता की भावना को प्रोत्साहित करता है। इससे क्या होता है, सामाजिक वर्गवाद जब बढ़ता है, इसमें हमारा क्या होता है ये राजनीतिक प्रक्रियाओं में अन्याय और असमानता की भावना को प्रोत्साहित करता है, इन चीज़ों को बढ़ावा देता है। इससे अन्याय भी बढ़ेगा आगे आने वाले टाइम में और असमानता भी बढ़ेगी। आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पर 200 शब्दों में प्रत्येक संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। इसमें 200 शब्दों में हमें टिप्पणियां लिखनी है। आइए देखते हैं हम क्या क्या है हमारे पास क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारे पास नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी। इसको देखते हैं हम। नागरिक समाज एक समृद्ध, समान और सभी नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का समृद्धि से परिपूर्ण समाज है। इसमें क्या कह रहा है हमें, नागरिक समाज क्या है, जो नागरिकों से बना हुआ समाज होता है,
उसको हम नागरिक समाज कहते हैं। जो नागरिकों के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, कि उसको हम नागरिक समाज कहते हैं। इसमें सभी व्यक्तियों को समानता, न्याय और सामाजिक सहयोग के मूल लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अवसर मिलते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा था पीछे लोकतंत्र वाले सेक्शन में देखा था, लोकतंत्र और आर्थिक विकास वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 था जो, वही चीज़ हमें यहाँ बताई जा रही है। नागरिक समाज का मतलब एक तरह से लोकतंत्र ही हो सकता है, होता है। और इसमें हमें क्या होता है, समानता मिलती है, न्याय मिलता है, सामाजिक सहयोग के माध्यम से एक दूसरे को सहयोग करते करते हम आगे बढ़ते हैं, मूल लक्ष्यों की प्राप्ति के अवसर भी मिलते हैं इसमें हमें। नागरिक समाज में विभिन्न धार्मिक सामाजिक नागरिक समाज में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक विविधताओं के बावजूद सभी को एक समान अधिकार मिलते हैं, एक समान अधिकार मिलते हैं। इसको बेटा अधिकार कर लेना। इसमें क्या कह रहा है, नागरिक समाज में विभिन्न धार्मिक अलग अलग धर्म होते हैं। जैसे इंडिया में देखा जाता है मेनली 2 मेजर रिलीजन है, 2 मेजर धर्म है, हिंदू मुसलमान, अलग अलग धर्म है। समाज बहुत सारे अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि इन्हीं में देख लें अगर हम हिंदू मुसलमान के समाजों में, हिंदू मुसलमानों के समाज में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। राजनीतिक तौर पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं, कई सारी पार्टियां हमारे यहाँ पर। आर्थिक विविधताएं पाई जाती हैं, बहुत गरीब लोग होते हैं, बीपीएल लाइन से नीचे होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, फिर उससे ऊपर होते हैं लोअर मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर हायर मिडिल क्लास, फिर अपर क्लास। ऐसी ऐसी विविधताएं के बावजूद भी हमें एक समान अधिकार मिलते हैं यहाँ पर। नागरिक समाज के मुख्य लक्षणों में ये भी शामिल होते हैं, नागरिक समाज के मुख्य लक्षणों में ये भी शामिल हैं। आइए इसके मुख्य लक्षण देखते हैं। इसमें 2 मेन मुख्य लक्षण मिलते हैं हमें। समानता, जैसा कि हमने अभी बात की है, समानता मिलती है। समानता किस किस आधार पर मिलती है, एक तो हमने ऊपर देखा राजनीतिक समानता, आर्थिक विविधताओं के, इनके बावजूद भी हमें समान अधिकार मिलते हैं। बट इसमें हम देखते हैं धर्म, जाति, लिंग, रंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी चीज़ में भेदभाव नहीं किया जाता। सबको, कोई किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का, रंग का, सामाजिक स्थिति उसकी कुछ भी हो, सबको समान अधिकार मिलते हैं। ये इसमें बताया गया। नागरिक समाज में सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार होता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग, रंग, सामाजिक स्थिति के हों। सभी को न्याय का समान अधिकार है, सभी को बराबर न्याय मिलेगा। समानता और विचार मंथन में सहयोग करने का अधिकार होता है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है हमको, सभी को न्याय बराबर मिलेगा। किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो कोर्ट जा सकता है न्याय मांगने के लिए, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को समानता होती है हर एक चीज़ में, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता, और बाकी विचार मंथन में भी उसको इंक्लूड किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा विचार मंथन में गवर्नमेंट कई बार कोई अपनी स्कीम लॉन्च करने से पहले अपनी वेबसाइट्स पर डालती है, लोगों से उस पर विचार विमर्श करती है, लोगों से उस पर राय मांगती है। तो उस चीज़ को भी हम इसमें उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। न्याय, यहाँ पर अगला पॉइंट है न्याय। नागरिक समाज में न्याय की प्राथमिकता होती है। नागरिक समाज में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किस चीज़ को दी जाती है, न्याय को। कि अगर किसी के भी साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए कोर्ट है, पुलिस है, प्रशासन है, उसको न्याय बराबर और त्वरित न्याय मिल सके। त्वरित मतलब जल्दी से जल्दी उसको न्याय मिल सके, जिससे सभी को इसके लाभ का हक मिलता रहे। आइए अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखते हैं आज इस वीडियो का, वैश्विक नागरिकता। वैश्विक नागरिकता का एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं। वैश्विक नागरिक कौन होते हैं? एक तो हमने नागरिक सुना होगा कि मैं भारत का नागरिक हूँ, पाकिस्तान के लोग कहेंगे मैं पाकिस्तान का नागरिक हूँ, नेपाल के कहेंगे मैं नेपाल का नागरिक हूँ। ये वैश्विक नागरिक क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इन सीमाओं को, जो इंसान ने जो सीमाएं बनाई हैं, जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा, नेपाल की सीमा, बांग्लादेश की सीमा, और भी विभिन्न देशों की जो सीमाएं बनाई हुई हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स बनाए, उनको ना मानते हुए अपने आप को इस अर्थ का सिटीजन मानते हैं, इस पृथ्वी का सिटीजन मानते हैं कि मैं पृथ्वी का रहने वाला हूँ। और जिनके जो भी काम होते हैं पृथ्वी की भलाई के लिए, वो चाहते हैं कि जो भी काम करें पृथ्वी की भलाई के लिए करें। जैसे कि आप सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग का इशू बहुत ज़्यादा हीटेड इशू रहता है आजकल हमारे टाइम में। तो इसमें वो लोग क्या करते हैं, उसके लिए पेड़ लगाना, उसके लिए काम करना,
ठीक है, उसके लिए फंड वगैरह जुटाना, ये सब चीज़ें करते हैं, और बिना किसी कंट्री के सिटीजन हैं इस चीज़ को जाहिर किए हुए, वो अर्थ के लिए काम करते हैं, जिससे कि अर्थ पे पूरी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकें। आइए अब इसके आंसर को देखते हैं। वैश्विक नागरिकता का आदान प्रदान। वैश्विक नागरिकता एक आदान प्रदान है जिसमें व्यक्ति या समूह ने अपनी पहचान को सीमित राष्ट्रीय सीमाओं से परे करके समस्त मानव समुदाय के सदस्य के रूप में देखा है। इसमें क्या कह रहा है, ये एक राष्ट्र की सीमाओं से परे करके अपने आप को एक मानव समुदाय के रूप में देखते हैं, मानव समुदाय के सदस्य के रूप में अपने आप को देखते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुयायी व्यक्ति को वैश्विक नागरिक कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के जो अनुयायी होते हैं, जो इस दृष्टिकोण को फॉलो करते हैं, इसको मानते हैं, उनको क्या कहा जाता है, वैश्विक नागरिक कहा जाता है। जो स्वाधीनता, समर्थन और सहभागिता के मूल मूल्यों के साथ अपने कार्यों में सक्रिय रूप से योजना बनाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसमें नहीं है, कुछ वैश्विक नागरिकता के महत्वपूर्ण पहलुओं में शामिल है। वैश्विक नागरिकता के कुछ महत्वपूर्ण पहलू जो हैं वो ये है, हम देखते हैं इसको। सामाजिक न्याय और मानवाधिकार। इसमें सबसे पहला पहलू क्या है, सबसे पहला पॉइंट जो हम देखेंगे, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार। मानवाधिकार मतलब एक तो कुछ अधिकार होते हैं, जैसे मौलिक अधिकार होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हुए हैं। उसके अलावा भी हमें कुछ अधिकार होते हैं जो हमें एज अ मानव मिलते हैं, हम इंसान के रूप में हमें मिलते हैं। जैसे कि स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकारों में नहीं है। और इसी तरह के और भी, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, हाँ, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार, ये सब चीज़ें हमें क्या होती हैं, ये हमारी मानवाधिकार में आती हैं। आइए इसको देखते हैं। वैश्विक नागरिकता का अर्थ है सामाजिक न्याय। वैश्विक नागरिकता का अर्थ सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों को प्रमोट करना। व्यक्ति और समूह को उन लोगों के साथ आपसी सहयोग और समर्थन करना चाहिए जो किसी भी राष्ट्र के बाहर होकर संघर्ष कर रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है, हमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह को उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो आपसी सहयोग और समर्थन करना चाहिए, जो किसी भी राष्ट्र से बाहर रहकर, जैसे यहाँ से मानते हैं हमारे देश से बाहर कुछ लोग जाते हैं, जैसे यूएन फोर्सेस में हमारे देश के फौजी जाते हैं, हमें उनको सपोर्ट, वहाँ के लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए, बिना ये देखे कि ये यूएन की तरफ से आए हैं या ये इंडिया के फौजी हैं। वो उन्हें ये देखना चाहिए वहाँ पे वो शांति बहाली के लिए गए हुए हैं, तो उनको एज अ मानव के तौर पर उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, जो कि बाहर होकर संघर्ष कर रहे होते हैं, जो अपने देश की सीमा से, जिस देश के वो नागरिक हैं उस देश की सीमा से बाहर जाकर वो किसी भी तरह से संघर्ष कर रहे होते हैं, कुछ भी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए। पर्यावरण संरक्षण, जैसा कि हमने अभी बात की थी, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है ग्लोबल सिटीजन, जिससे कि पूरी अर्थ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सके, उसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे देखेंगे। वैश्विक नागरिकता के अनुयायी पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण अंश के रूप में उभरते हैं। वैश्विक नागरिकता के अनुयायी क्या होते हैं, पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण अंश के रूप में उभरते हैं। वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, पर्यावरण के संरक्षण को, जिससे कि आज अगर हम पर्यावरण को संरक्षित रखेंगे, उसको ठीक रखेंगे, सस्टेनेबल रखेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को भी यही पर्यावरण हम पास ऑन कर सकें, ना कि इसको डिक्रीज करके दें। उन्हें पूरे विश्व में बढ़ती हुई जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय समस्याओं के लिए सामूहिक जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। वो क्या करते हैं, पूरे विश्व में कहीं पर भी कोई जलवायु परिवर्तन की समस्या है या पर्यावरण की कोई भी समस्या है, जहाँ पर कोई भी किसी भी तरह से पर्यावरण का क्षय हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, उसकी वो पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए वो काम करते हैं। देखा आपने दोस्तों, ये थे हमारे 5 क्वेश्चन आज के। बाकी इसके 3 या 4 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।